एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसी चल रही है हमारी सीरीज़ और कितना आपकी पढ़ाई चल रही है, क्या है सब कुछ, कैसा है आप लोग बताया करिए हमें। तो आज की जैसे कि सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं तो आज हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। चलिए हम थोड़ा सा अपने पहले क्वेश्चन पर निगाह डालते हैं। ओके, तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे उद्भूत हुई है, बताएं जी। पृथ्वी शिखर वार्ता या जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में, या क्योटो प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, या G8 शिखर वार्ता। ये थोड़े से कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि बार बार हम इनको पढ़ते हैं, फिर हमें लगता है कि ये किसमें बहुत सारी, कभी ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेके बात होती है, कभी जलवायु परिवर्तन को लेके बात होती है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट की संकल्पना को लिया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि एक स्पेसिफिक सीमा तय कर लीजिए, उतने में ही आप कार्बन का उत्सर्जन करिए। प्रत्येक देश के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं निकाली गई थी और आप उस सीमा में रह करके ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, बस मतलब उस सीमा को आपको चुनना होता था, उसके हिसाब से आपको उसमें क्रेडिट दिया जाता था। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार की अवधारणा का आविष्कार किया था, जो कि एक नम्यतापूर्ण कार्य पर, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत प्रतिबद्धता थी या उसको जैसे कुछ कुछ आपके जो है प्रोटोकॉल्स वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उनको मतलब करना ही करना है, उन पर जुर्माना वगैरह तक के प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे नम्य लचीला है, नहीं भी करते हैं तो ठीक है भाई, क्या करना है आप प्रोडक्शन करिए, कार्बन आर्बन से क्या है, खैर वो कहने की बात है। तो यहाँ जो है एक लचीली प्रणाली है जिसके तहत संलग्नक एक कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके अपनी उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कर सके। तो बाकी लंबा चौड़ा कहानी नहीं पढ़नी है, बस बेसिकली आसान शब्दों में समझिए कि एक क्रेडिट है जो कम से कम उत्सर्जन करने वाले देशों को दिया जाएगा और उनको कुछ अपनी प्रतिबद्धताएं बनानी है जिनको वो फॉलो करना चाहें, ठीक है। और इसके हिसाब से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदत्त उत्सर्जित करने का अधिकार प्रदत्त है। इससे कम जो लोग करते हैं उनको उस हिसाब से क्रेडिट दिया जाएगा, राइट। निम्न युग्मों पर विचार करें, संरक्षित क्षेत्र और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो भाई पहला है भीतरकणिका उड़ीसा, लवण जल मगरमच्छ, दोनों हाथ से, हाँ बिल्कुल टिक करिए, ये बहुत फेमस है ये जो है मगरमच्छों के लिए। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग या गोडावड़, ये भी बिल्कुल सही है, वहाँ सारंग जो है आपको देखने मिलेंगे राजस्थान वाले मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में। एराविकुलम, जो केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क है, वहाँ हुलॉक गिबन। तो देखिए ये आपका गलत है क्योंकि एराविकुलम आप फेमस है जो है वो, आपने नाम सुना होगा, वो जो बकरी है एक टाइप की, उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी तहर है ना, ये केरल में ही नीलगिरी वाला पूरा रेंज है, ये उसके लिए फेमस है, ना कि हुलॉक गिबन के लिए। तो आपका केवल 1 और 2 जो है वो राइट है, बाकी तीसरा गलत है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बता दिया, बाकी के दोनों सुमेलित थे, पढ़ना नहीं, नीलगिरी तहर का देख लीजिए बस। किसी एक आहार फसल पर क्लोरीन कृत हाइड्रोकार्बन पीड़क नाशी का छिड़काव किया जा रहा है। आहार श्रृंखला का क्रम है आहार फसल, फसल से मूषक यानी जो फसल खाने वाले जो कीड़े मकोड़े और जानवर होते हैं छोटे से, ठीक है, वो मूषक से सर्प और सर्प से बाज। तो देखिए बाज जो है वो सबसे लास्ट में है इस पूरे क्रम में, आहार श्रृंखला में। तो आपको पता है जब भी कोई पीड़कनाशी, मतलब जैसे कि अभी जो सांद्रता उसकी सबसे ज़्यादा होगी वो उच्च उपभोक्ता पे सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वो ही जो है वो इन तीनों चीज़ों को सबसे बड़ी मात्रा में कंज्यूम। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सर्प को खाने से उसका पेट भर जाएगा, नहीं ना, वो तो खाएगा कई सारे सर्प खाएगा, हो सकता है वो कई सारे ये मूषक भी खा ले, तो क्या होगा कि बहुत सारा जो है उस पर कंसंट्रेशन बास पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे उच्च उपभोक्ता पे किसी भी उसकी जो है केमिकल कंपाउंड की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से राइट आंसर बाज है, ठीक है। पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक बाज में पाई जाएगी क्योंकि दी गई खाद्य श्रृंखला में वो उच्च उपभोक्ता है, एज आई टोल्ड यू, ओके। निम्न पर विचार करें, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन जैव पदार्थों का पक्ष है और ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 जोड़ती हैं, बताइए जी जल्दी से, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोगों को। तो देखिए श्वसन, सीधे सीधे दोनों हाथों से दोनों पैरों से कह लीजिए, बिल्कुल मतलब भर भर के श्वसन में तो CO2 हम जो है कार्बन चक्र में देते ही देते हैं, ठीक है। तो ये श्वसन पे आप टिक कर दीजिए।
जैव पदार्थों का अपक्षय, तो बिल्कुल जब ऑर्गेनिक मटेरियल जो है डिकम्पोज होगा, अपक्षय होगा, तो उसमें से भी CO2 निकलेगी ही निकलेगी, कॉमन सेंस है। ज्वालामुखी क्रियाएं, तो हाँ भाई उससे क्यों, जब बाहर लावा आ रहा है तो उसमें कुछ गैसेस भी आ रही हैं जिसमें CO2 भी है, ठीक है। अभी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 एब्जॉर्ब होती है, ना कि CO2 आती है। तो यही बस आपका जो है गलत ऑप्शन है। बाकी जो है 2 3 4, हाँ 2 3 4 बिल्कुल सही है। उस हिसाब से सी नंबर जो है वहाँ पे देखिए करेक्ट आपका कूट दिया हुआ है। चलिए, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। प्रकाश संश्लेषण से पृथ्वी पर से कार्बन डाइऑक्साइड दूर होती है, बाकी के सारे जो आपके प्रोसेस थे उनमें सब में से CO2 आप जो है वायुमंडल को दे रहे होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? यहाँ बताना है नहीं है। स्वस्थानीय पद्धति, पहली बात तो बताइए, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। जैसे ex-situ इन सीटू, तो ये इन सीटू की बात हो रही है कि इन सीटू जो है वो कंजर्वेशन कौन सा नहीं है। ex-situ मतलब बाह्य स्थान है, ठीक है, या जो भी बोलते हैं हिंदी में। तो स्वस्थानीय मतलब इन सीटू, तो इनमें से कौन सा नहीं है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो है भाई। वानस्पतिक उद्यान ये भी है, सॉरी वानस्पतिक उद्यान को क्या बोलेंगे, बोटानिकल गार्डन, नहीं बोटानिकल गार्डन जो है वो इन सीटू नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है आप बाहर से प्रजातियों को लाके उनका संरक्षण दूसरी जगह पे करते हैं। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लीजिए, राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क तो बिल्कुल होता है इन सीटू। वन्य प्राणी वन्य जीव प्राणी जो भी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हो रही है इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पे भी आपको इन सीटू देखने मिलता है। लेकिन इन सीटू कंसेप्ट जो है वानस्पतिक उद्यान या बोटानिकल गार्डन पे फॉलो लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आप हर दूसरी जगह पे, इन सीटू बेसिकली क्या होता है कि प्रजातियों का उनके ही स्थान पे संरक्षण किया जाए, यानी स्वस्थान जो उनका स्थान है। लेकिन जब हम उनका संरक्षण के लिए उनको, जैसे सपोज करिए कि हमने जो है डॉल्फिन, चलिए डॉल्फिन अलग हो जाएगा, हमने गिद्ध को संरक्षित करना है, लेकिन हम उसको उसके वास स्थान से उठा करके किसी और नेशनल पार्क में, या नेशनल पार्क में तो नहीं ला सकते, किसी और रिजर्व में या जू में या कहीं ऐसी जगह ला करके उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनके स्थान से हटा करके उनका इतर पे कहीं संरक्षण कर रहे हैं, तो वो ex-situ आपका कंजर्वेशन होगा। और जब वहीं का वहीं आप पूरा संरक्षित क्षेत्र घोषित करके उनका उसी के अंदर कंजर्वेशन कर रहे हैं, देन तब आपका इन सीटू होगा। तो अब ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी फॉर्म में समझाया है, ठीक है। चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यान ex-situ संरक्षण की पद्धति है, इसके अतिरिक्त दिए गए सभी विकल्प इन सीटू संरक्षण पद्धति से हैं, ठीक है। चिड़ियाघर यानी जू, देखिए जू में भी आपको पता है कि वहाँ पे ओरिजिनल उनका वो वास स्थान नहीं होता है। आप देखते हैं अलग अलग जगहों से जानवर लाए जाते हैं आपके मनोरंजन के लिए, हालांकि वो कंसेप्ट बहुत गलत है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए कुछ भी चीज़ें हुआ करें, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग मैंने देखा है बाद में लाइव चैट के दौरान उनको लगता है कि वो क्लास लाइव जा रही है, वो लाइव चैट के दौरान लाइव चैट बॉक्स पे बात करते हैं, तो उनको बता दूं कि मैं क्लास प्रीमियर की जाती है, ये क्लास रिकॉर्ड पहले ही हो जाती है, जिसको कि बाद में प्रीमियर के तौर पे सेट किया जाता है, जो लाइव जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो लाइव चल रही है, बट वो लाइव नहीं होती है। अभी तक हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। आपकी संख्या जब उस हिसाब से ज़्यादा होगी और आप लोग अच्छी सी शेयरिंग करेंगे इसको, तब हम लोग आपके हिसाब से इसको लाइव सेशन भी लेके आएंगे। तो अभी आपको जो भी बात कहनी हुआ करे, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में और अपनी जो है फीडबैक और बातें आप बोल दिया करिए, जो भी कुछ क्वेरीज हुआ करे। चलिए, वायु में CO2 की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि CO2 क्या करती है बताइए? वायु में बसते जलवाष्प को अवशोषित करके उसकी ऊष्मा को संचित करती है? नहीं जी नहीं। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज तो यहाँ तक आती ही नहीं है, तो नहीं। संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, एक्चुअली और नहीं, सौर होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो नहीं, सौर विकिरण को अवशोषित कैसे करेगी, संपूर्ण सौर विकिरण को कैसे अवशोषित करेगी? गलत है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, बिल्कुल, अवरक्त या परावर्तित अंश को। कैसे भाई? सौर विकिरण पृथ्वी में आई, ठीक है, आ गई। अब यहाँ पे हमारे पेड़ पौधों द्वारा और भी जिन चीज़ों के द्वारा भूमि में जो एक्स्ट्रा थी, जितनी यूज़ करनी थी कर ली, बाकी सबको हमने वापस लौटा दिया कि जाओ वापस चले जाओ। लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 की लेयर थी, आने में तो क्योंकि वो जो है उससे जा रही थी, शॉर्ट वेव से आ रही थी, तो चली आई जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। लेकिन जाने में वो तो लॉन्ग वेव से जा रही है। तो जो भी ये आपका कंसेप्ट है, जो लोग समझ पढ़ चुके हैं पहले, उनको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब आने में तो आ गई,
और जाने में क्या हो रहा है कि ये वायुमंडल में CO2 की वजह से वो अधिकांश इसका उसका अवशोषित कर लिया गया और धीरे 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 हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति पे आ गए। तो ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए, भारत के निम्न में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? ठीक है, यानी कि बेसिकली पूछ रहा है कौन से निम्न में से वो क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको जाने की और थोड़ी बहुत क्रियाएं करने की जो है वो परमिशन दी हुई है। तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में घोषित जो आर्द्र भूमि है, और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए, जो थोड़ा बहुत जो है जैव मंडल में भी है, रामसर साइट्स में भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य में भी थोड़ा थोड़ा परमिशन मिली हुई है, लेकिन जो पूरी तरह से बैन है वो आप देखेंगे नेशनल पार्क्स में बिल्कुल बैन है। वहाँ पे जो है बिल्कुल भी कोई इस तरह के क्रियाकलाप, कृषि और जीवभार ये सब एकत्रित करना, सब कुछ भी, शिकार वगैरह सब कुछ बैन होता है, टोटली बैन। ठीक है, बहुत से लोग नेशनल पार्क घूमे भी होंगे। तो वही चीज़ है कि ये जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ पे जो उपलब्ध जीवभार होता है यानी कि बायोमास, जिसका कि यूज़ शिकार में और उसमें किया जाता है, तो उसको यूज़ करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, किसी भी रूप में उनका यूज़ करने की अनुमति नहीं होती है। निम्न में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। तो पहला ऑप्शन पढ़ते ही देखिए, डाइटम जो है वो एक शाकाहारी, एक क्या होता है, पौधा होता है जो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाता है, पानी के अंदर वाले पौधे। ठीक है, उसके बाद उनको खाने वाले जानवर होते हैं क्रस्टेशियाई। ठीक है, उसको क्रस्टेशियाई को खाने वाले जो वो होते हैं समुद्री जीव, वो होते हैं हेरिंग। ठीक है, तो ये जो है आपका सही ऑप्शन होना चाहिए क्या? डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। सॉरी, इस पे बी पे टिक लगा हुआ लग रहा है, लेकिन मेरी शब्दों पे जाइएगा, आंसर ए है, ना कि बी। ठीक है, ओके। डाइटम स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और क्रस्टेशियाई शाकाहारी है जो अपना भोजन डाइटम से, और हेरिंग मांसाहारी जो क्रस्टेशियाई से भोजन प्राप्त करते हैं, और ये खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। बाहरी तंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्टिविटी घट रही है तो उस हिसाब से कौन सा सही है, सबसे ज़्यादा से कम पे ले जाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका आना चाहिए मैंग्रोव। अब यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो मैंग्रोव के बाद आपका घास स्थल, क्योंकि महासागर में नहीं हो सकती, महासागर में उतना लवणता और इतनी चीज़ों की वजह से प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैंग्रोव, घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका सही है। मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, और जितनी विविधता होगी उतना प्रोडक्शन भी, रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और घास स्थल, झील, महासागर, तो ये आपका सही अनुक्रम है। देख लीजिए, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साचर है, यानी कि किन दो प्राणियों के, आप कह सकते हैं किन दो पौधों के मिलने से, पौधे प्राणी जो भी आप कह लीजिए, जीवों के मिलने से लाइकेन बनता है बेसिकली। ठीक है, किन दो का सहजीवन का उदाहरण लाइकेन होता है, जो कि एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम जो कहते नहीं है, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो ये वही बात हो रही है कि बिल्कुल भी वहाँ पे जीवन नहीं है और एकदम से उस नग्न चट्टान से जीवन स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी विशेषता होती है लाइकेन्स में। तो अब बताना ये है कि लाइकेन्स किनके जो है सहजीविता का उदाहरण है। तो शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मॉस। तो जो लोग शैवाल और कवक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सीधे सीधे शैवाल और कवक का ही उदाहरण है। शैवाल में क्लोरोफिल 2 पाया जाता है, और कवक शैवाल को आश्रय, जल, खनिज, लवण प्रदान करता है। इस बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त भोजन प्रदान करता है। ठीक है जी। निम्न नेशनल पार्कों में से एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, यानी कि गर्म से लेके कम गर्म और मतलब ठंडी और अधिक ठंडी तक परिवर्तित होती है, बेसिकली ये पूछ रहा है। कंचनजंगा, तो देखिए कंचनजंगा नहीं है, ये सिक्किम में है लेकिन ये जो है नहीं है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये भी नहीं है। नेवरा वैली नेशनल पार्क, ये भी नहीं है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। तो जब आप नामदफा को देखेंगे तो उसका एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे जो ये चारों तरह के वेदर्स हैं, जो आप कह सकते हैं जलवायु है या जो भी आप कह सकते हैं, वो आपको देखने मिलेगा, मानसून टाइप उस टाइप की। तो ये चारों जलवायु आपको कहाँ मिलेगी? नामदफा नेशनल पार्क में, राइट। देखिए पार्क थोड़ा सा वो ऊंचाई पे है ना भारत के, ऐसे देखिए इंडिया का अगर ये वाला हिस्सा है तो ये अरुणाचल प्रदेश ये है। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश? ये
जब ये अरुणाचल प्रदेश है तो इसके उत्तरी साइड पे आपको आर्कटिक या शीतल प्रकार की वो मिल जाएगी, क्या, जलवायु। ओके। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, ये प्रबंधन इनमें से कौन करता है? यानी कि समझिएगा, ये बायोकार्बन जो फंड दिया जाता है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स के लिए, वो कौन देता है, किसके द्वारा प्रबंधित है? ईडीबी या एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप या विश्व बैंक। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसका उपक्रम है, प्रबंधन है। ये विश्व बैंक जो है वो संपोषित करता है, वर्ल्ड बैंक इसको ये जो है देता है फंड। ओके, चलिए, चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ये जैव कार्बन कोष एक सार्वजनिक निजी क्षेत्र का पहल है जो ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय गति प्रदान करता है जो कार्बन के वनों और कृषि पारिस्थितिकी में संरक्षित करते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। ठीक है, बेसिकली यहाँ से इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ये पूछेगा कि ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये फंड और किनको दिया जाता है, बस। निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? अब इसमें ऑप्शन भी क्या पढ़ने की ज़रूरत है, समझ लीजिए। खारे पानी का मगर, ऑलिव राइलेटेड टर्टल, गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल। तो देखिए, गंगा की डॉल्फिन, आँख बंद करके दोनों हाथों से लगा दीजिएगा ऑप्शन, गंगा की डॉल्फिन। गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया, जो कि 2010 को ऐसा कुछ घोषणा की गई थी। और ये पवित्र गंगा की शुद्धता का भी प्रतीक है, यानी कि अगर वहाँ से डॉल्फिन एक पर्टिकुलर जगह से, गंगा से अगर गायब होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ उसकी शुद्धता पे खतरा हो रहा है गंगा की। ठीक है, और शुद्ध और ताज़ा जल में ही जीवित रहती हैं, इनके लिए ये क्राइटेरिया भी होना चाहिए, राइट। ये है जी हमारे कोर्सेज, हमारे ऐप पे चल रहे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और काफ़ी जो है प्रोग्रेसिव कोर्सेज हैं, जिनके बारे में आप नीचे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वो भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो देखिए, जो सबसे सही इकोसिस्टम का मतलब होता है जीव, और जीवों को के जीव जिसमें रहते हैं वो पर्यावरण, उनके बीच की क्रियाएं, ये चीज़ें जो है इकोसिस्टम को परिभाषित करती हैं। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, राइट। और सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टैंसले ने 1935 में किया था। ठीक है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गॉडविन समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना से, या नदियों की इंटरलिंकिंग से, या पश्चिमी घाटों के संरक्षण से? तो ये दोनों ही जो समितियां हैं वो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से रिलेटेड बार बार इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। उनके लिए क्या है, देखिए, इन्होंने आयोग ने 31 अगस्त 2011 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब आई इनकी रिपोर्ट? 2011। ठीक है, इन्होंने पश्चिमी घाट के 3/4 भाग को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की थी, और ऐसा कर भी दिया गया। आपको देखिए, जो हॉटस्पॉट उसमें आते हैं ना, जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट संवेदनशील, तो उनमें हमारा जो है पश्चिमी घाट आता है। और ये लागू करने पर कर्नाटक और गोवा में खनन गतिविधियां बंद हो जाएंगी। तो इस वजह से गतिविधियां बंद हो जाने की वजह से इस गॉडगिल समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक और समिति, कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया, जिसने 2012 के पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी एक्सपर्ट पैनल की गॉडगिल रिपोर्ट की विशेष जांच में पानी के गिरते स्तर से प्रभावित वातावरण के मद्देनजर इसने भी वही सेम बात कही और चिंता व्यक्त करी। तो बेसिकली इसको हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है अब वेस्टर्न घाट्स को। ओके, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्न में से किसका महत्व अधिक है? बताइए। जो लोग नेशनल पार्क बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं वो ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेशनल पार्क है जो दोनों के बीच पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जो है महत्व, संपर्क में महत्वता रखता है। सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र, नल्लामला वन, नागरहोल, शेषाचलम जीवमंडल। तो देखिए, सत्यमंगलम के बारे में जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि ये फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने में ये जो है सबसे ज़्यादा बड़ा इसका वो है रोल। देखते हैं कैसे। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी पूर्वी घाट के मध्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थल है। अच्छा, नीलगिरी रेंज भी जो है दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। अब उसी रेंज में ये बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी रिजर्व में सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो ये है, ठीक है। ये बिलीगिरांगी, ठीक है, स्वामी मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य
मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ता है? एक्चुअली ये गलत लिखा है, बिलीगरंगा है, बिलीगरंगा स्वामी मंदिर ये मधुमलाई, और ये आपका तीसरा हो गया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये किन 3 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ता है, तो देखिए एक्चुअली नहीं, एक वन्यजीव एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ रहा है और 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ रहा है, ठीक है, मधुमलाई और बांदीपुर और बिलगिरंगा। ओके, तो और ध्यान रखिएगा ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो तमिलनाडु, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, जैव ऑक्सीजन मांग या बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? इससे पहले हम बहुत बार बीओडी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, या वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, या उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो बीओडी बेसिकली जो है वो जलीय स्तरों में पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए होती है, यानी जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतनी ज़्यादा उसमें हम प्रदूषण मापेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा मैं आपको इससे पहले भी समझा चुकी हूँ, पीछे वाली आप स्लाइड्स देख सकते हैं। चलिए, निम्न राज्यों में से किसी एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, यानी कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पाखुई, बताना है आपको कहाँ है। अरुणाचल में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। देखिए, जो लोगों को लग रहा होगा कि अरे अरे ये तो नॉर्थ ईस्ट की है, और यहाँ ऑप्शन में सारे ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो आपको पता होना चाहिए पाखुई पर अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखते हैं, और इसके अलावा पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी ये जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पाखुई जो है इसको पक्के टाइगर रिजर्व भी जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ठीक है, ये कुछ कटिबंध है जो हमने पूरे हिमालय रीजन वाले उसको कटिबंध को, और उसमें पूरे इंडिया में अलग अलग उसमें कटिबंधों में जो डिवाइड किया है। तो अल्पाइन जो है वो बेसिकली हिमालय के कटिबंध में आता है हिमालयी क्षेत्रों में। तो मानस, नामदफा, न्योरा और फूलों की घाटी, तो कौन सा वाला नेशनल पार्क है जो अल्पाइन कटिबंध में आता है? तो देखिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है, यही जो है अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मैप रख के देखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल में हिमालय क्षेत्र के चमोली जिले में है, जो कि हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की 500 से अधिक प्रजातियों से सजा हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह समझ में आ रही है, समय मिले तो ज़रूर घूम के आइएगा। और चमोली ज़िले में स्थित फूलों की घाटी को जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की यूनेस्को द्वारा सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। तो अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा, तो सबसे बड़ी चीज़ विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा, ठीक है, और कब? 1982 में। ये 2 चीज़ें बस ध्यान रखना है आपने। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना सबसे सही है, बताइए? भीतरकनिका, चंबल, पुलिकट, दीपर। तो देखिए, भीतरकनिका जो लोग लगा रहे हैं, नहीं, भीतरकनिका नहीं है, यहाँ पे घड़ियाल की बात हो रही है। और प्राकृतिक आवास सबसे अच्छा चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ आपको घड़ियाल प्राकृतिक आवास में देखने मिलेंगे, ठीक है। और उनका निवास स्थान नदी ही होता है, उनको मछली खाना पसंद है। भारत में इनका सबसे अच्छा निवास क्षेत्र चंबल नदी की सेंचुरी है, चंबल नदी वाला पूरा रीजन। तो ये जो है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको सेशन कैसा लगा मैंने आपको बताया है कि लाइव चैट में नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। इसके अलावा अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होंगी हमारी क्लासेस। तो हमारा ऐप भी जो है आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगली स्लाइड में। थैंक यू।